तो दोस्तों, भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन या फिर एक देश एक चुनाव प्रणाली को लागू करने के लिए देश की आम जनता से राय मांगी है, सुझाव मांगा है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली के बारे में टोटल जानकारी बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, और जब देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को लागू किया जाएगा तो देश के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो आपको भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय है सरकार तक जरूर पहुंचानी चाहिए। आप अपनी राय सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, देश की सरकार ने या फिर मैं सीधा कहूं मोदी सरकार ने भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को लागू करने के लिए आम जनता से राय मांगी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली की कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है, ये लफड़ा क्या है। अगर मैं यहां पे आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाना चाहूं तो इसका मतलब यही है कि जब एक देश हो तो एक देश में एक ही चुनाव प्रणाली लागू होनी चाहिए। आपने देखा है कि अपने भारत देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं। कभी अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं। और जब भी देश में इस प्रकार के चुनाव होते हैं तो देश की सरकार पर, चुनाव आयोग पर चुनाव को लेकर काफी खर्चा करना पड़ता है और चुनाव के समय जो आम जनता है उसके सामने भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। तो इस प्रकार की ये समस्या नहीं है। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। और यहां पे देखिए, इसकी शुरुआत केवल मोदी सरकार ने नहीं की है। इससे पहले भी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन अभी तक है उस पर कोई राय नहीं आई, यानी अंतिम फैसला नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब अपना भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय भी अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू थी, लेकिन बाद में उसका चक्कर टूट गया। आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर पहली बार जब चुनाव हुए थे 1951-52 के अंदर, तो 1951-52 से लेके 1967 तक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू थी। लेकिन उसके बाद 1968 के अंदर कुछ राज्यों की विधानसभा है वो भंग हो गई थी और उसके बाद 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया था। और जब ये भंग हो गई थी तो उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रणाली उसका चक्कर टूट गया, क्योंकि लोकसभा या फिर विधानसभा बीच में ही भंग हो जाती है तो बीच में ही चुनाव करवाना पड़ता है। तो ऐसे में हर साल अपने भारत देश के अंदर है चुनाव होने लग गए। और जब चुनाव होता ना तो देश की जनता के सामने भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ, यानी ये व्यवस्था जब भारत देश में लागू हो जाएगी तो इससे देश को या फिर आम जनता को क्या क्या फायदा होने वाले। दोस्तों, यहां पे सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा पैसों का। यहां पे पैसों की बचत होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय भारत सरकार को या फिर चुनाव आयोग को काफी पैसा है वो खर्च करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे चुनाव आयोग की बात करूं तो देखिए, वोटिंग मशीन है, मतदाताओं की सूची तैयार करने में भी है काफी यहाँ पे खर्चा होना है, वोटर लिस्ट है, वोटर ID कार्ड है, इस प्रकार से है ना, काफी खर्चा होता है। और जब भी देश के अंदर इस प्रकार के चुनाव होते हैं तो देखिए, जो पुलिस प्रशासन है, सेना है, उसको भी इधर उधर है व्यवस्था के लिए आना ले जाना पड़ता रहता है। तो उस समय भी काफी यहां पे खर्चा होता है। और इसके अलावा यहां पे देखिए कई और भी खर्चे होते हैं जिसके बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर कभी खुलकर बात कर लेंगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये। अब दूसरा यहां पे फायदा होगा, यहां पे देखिए जनता को सीधा इससे लाभ मिलने वाला, यानी जनता के हित में तुरंत फैसले होंगे। क्योंकि जब देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू हो जाती है तो यहां पे देखिए राज्यों के अंदर है और देश के अंदर एक साथ ही चुनाव होंगे। अक्सर यहां पे पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली के तहत जाहिर सी बात है कि यहां पर एक पार्टी है वो विजय रहने वाली है। और जब
एक पार्टी का बहुमत ज्यादा होगा तो जनता के हित के जितने भी फैसले हैं उन पर तुरंत है फैसले लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में यहां पे एक थोड़ी सी समय की बचत है वो भी होने वाली है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए, जब देश के अंदर चुनाव होते हैं तो देश में आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है। जब भी देश के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो संबंधित राज्य के या देश के जो उपयोगी कार्य होते हैं उन कार्यों के ऊपर संबंधित जो सरकार है वो फैसला नहीं ले सकती। तो ऐसे में है आम जनता को कई तरह की परेशानी होती है, क्योंकि आपको पता है कभी इस राज्य में चुनाव हो गए, कभी इस राज्य में चुनाव हो गए, और ये जो आचार संहिता का जो समय भी रहता है वो काफी रहता है, कई बार तो 3-3, 4-4 महीने का भी समय रहता है। तो इन 2-3-4 महीनों में यूं देखें तो एक राज्य का, एक देश का विकास है वो बाधित हो जाता है। लेकिन जब एक बार यानी 5 साल के दौरान पूरे देश में एक बार चुनाव होंगे तो एक बार आदर्श आचार संहिता लगेगी, तो ऐसे में है यहां पे एक शुद्ध आदर्श आचार संहिता वो लागू हो जाएगी और जो अपने जनता हित के जो काम है उन पे फैसले वो तुरंत वो लिए जा सकते। इसके अलावा यहां पे एक फायदा होगा कि देखिए, जब भी देश के अंदर एमपी के चुनाव होते हैं, एमएलए के यहां पे चुनाव होते हैं, तो यहां पे देखिए जो मंत्री होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, उनकी काफी यहां पे खरीद फरोख्त चलती रहती है। कभी इस पार्टी में चला गया, कभी उस पार्टी में चला गया। तो ऐसे में जब एक नेता को, बड़े नेता को दूसरी पार्टी में शामिल किया जाता है तो सामने वाली पार्टी पर भी काफी यहां पे खर्चा होता है, और ये खर्चा अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ये खर्चा होता है। तो इस तरह से ये जो खर्चा है, ये जो खरीद फरोख्त है, उस पर भी लगाम है वो लगने वाली है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए, जब भी देश के अंदर चुनाव होते हैं ना, तो यहां पे जो मतदाता होता है, जो वोटर होता है, उसको काफी लुभावने ऑफर वो दिए जाते हैं। तो इस पर भी ये लगाम लगने वाली है, क्योंकि जब एक प्रणाली होगी, यहां पे 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो यहां पे मतदाता को लुभाया नहीं जा सका। तो मोटे तौर पे देखिए ये कुछ लाभ हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी लाभ हैं जिसके बारे में हम कभी खुलकर और बात करेंगे, अन्यथा ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए अब अपन यहां पे नुकसान की बात कर लेते हैं कि जब ये व्यवस्था अपने देश में लागू हो जाती है तो कौन कौन से नुकसान यहां पे हो सकते हैं। देखिए, यहां पे जो भी विरोधी दल, जो भी विपक्षी दल है, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, आम जनता भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी आम जनता की जो इसके द्वारा जो इसके ऊपर जो लगाए गए हैं आरोप हैं, उन आरोपों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो केंद्र की जो राजनीति है वो राज्य की राजनीति पे हावी हो जाएगी। किस तरह से? क्योंकि आपको पता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत यहाँ पे एक साथ चुनाव होने वाले, तो जाहिर सी बात है कि जो मतदाता होता है उस समय है केवल उसी पार्टी को वोट देगा। तो ऐसे में राज्य के अंदर है जिस पार्टी का बहुमत है या जिसका प्रचलन ज्यादा है, लोग जिसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो शायद यहाँ पे मतदाता का दिमाग है वो इधर उधर हो जाए। तो ऐसे में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बन रही है शायद वही पार्टी की सरकार है राज्य में बन जाए। तो यहां पर एक हावी होने का आरोप है, इस पे वो लगाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ यहां पे देखिए, देश के अंदर जो संसदीय प्रणाली है वो हट जाएगी और यहां पे राष्ट्रपति प्रणाली है वो लागू हो जाएगी, क्योंकि संसदीय प्रणाली लोकतंत्र की जान होती है। और राष्ट्रपति जो शासन आप देखते हैं अलग अलग देशों की, आप है एक बार निगाह उठा के देख लीजिएगा कि जहां पे राष्ट्रपति का शासन है वहां पर किस तरह से फैसले लिए जाते हैं और किस तरह से नहीं लिए जाते हैं। तो जनता हित में है वो फैसले नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे एक अकेले व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर आ जाती है। इसके साथ साथ इसका एक ये भी नुकसान है कि यहां पे देखिए, जब देश के अंदर एक साथ वोटिंग प्रणाली होगी तो जाहिर सी बात है यहां पे जो मतदाता है उसका दिमाग इधर उधर भटकेगा, तो केवल वो उसी पार्टी को वोट देगा। हालांकि जिस पार्टी को वोट देना चाहता है उसको नहीं देगा, क्योंकि उसके दिमाग से वो बात निकल जाएगी और वो केवल उसी पार्टी को वोट देगा यहां पे जिसका स्वावलंबन मान लो या जिसकी गति ज्यादा है, जो ज्यादा हावी है, उसी पार्टी को वोट देगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो मानस है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में है आम जनता पर इसका नुकसान होने वाला है और राज्य की जो सरकार है, राज्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह का आरोप है, इस पे वो लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी यहाँ पे आने वाली, चुनौती क्या, इसका ये नुकसान है कि यहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रणाली जब लागू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे राज्य की जो विधानसभा है और देश की जो लोकसभा है उसको बीच समय में ही भंग किया जाएगा, क्योंकि 5 साल का टाइम होता है। और जब यहाँ पे ये व्यवस्था लागू होगी तो शायद मेरे हिसाब से है कुछ ऐसी राज्य की सरकार होंगे उनका टाइम पूरा नहीं हुआ, तो क्या यहाँ पे बीच में इस प्रकार की विधानसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये समस्या आएगी भंग करने में, क्योंकि संबंधित जो सरकार है उसके पक्ष के अंदर अगर ज्यादा वोट हैं तो मेरे ख्याल से वो भी ऐसे ही भंग नहीं हो सकती। अगर भंग होगी तो यहाँ पे अपने संविधान के अंदर काफी सारे
ऐसे एक्ट बने हुए हैं, उन एक्ट का अनुपालन करते हुए मेरे ख्याल से वो भंग नहीं हो सकती। तो कुछ इस प्रकार की ये समस्याएं हैं, शायद ये जो प्रणाली देश में लागू होगी तो ये आ सकती है। चलिए अब मैं यहां पे कुछ चुनौतियों की बात करता हूं कि जब देश के अंदर इस प्रकार की ये प्रणाली लागू की जाएगी तो देश के सामने क्या क्या समस्या आ सकती है। तो दोस्तों यहां पे एक सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी यहां पे संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग करने की। भंग करने में काफी समस्या आएगी। मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के बीच में यदि किसी राज्य की विधानसभा को भंग किया जाएगा तो भंग करने के बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू होगी। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो देश के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। इसके साथ साथ जब यहां पे देश के अंदर ये प्रणाली लागू की जाएगी तो देश के कई कानूनों में फेरबदल की जाएगी और इसके लिए संविधान के अंदर भी है संशोधन किए जाएंगे। अब आपको पता है कि देश के संविधान में संशोधन करना कोई आसान बात नहीं है। पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, फिर वो पारित होता है, विचार विमर्श चलता है, राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, बहुत एक लंबी प्रोसेस है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि कानून है वो तुरंत चेंज हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जब भी देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को लागू किया जाएगा तो देश पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, क्योंकि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली का यह सिद्धांत है कि जब देश के अंदर बार बार चुनाव होते हैं तो काफी पैसा वो खर्च होता है, लेकिन जब यह व्यवस्था लागू की जाएगी तो भी देश के अंदर काफी पैसा यहां पे खर्च होने वाला है। किस तरह से, देखिए जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, उस पर खर्चा होगा। फिलहाल अपने देश के अंदर यहां पे केवल 13 लाख के लगभग वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, और कितनी चाहिए, लगभग अपने को 30 लाख से अधिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता है। तो ये 30 लाख वोटिंग मशीन को खरीदने के लिए, इनको तैयार करने के लिए देश की सरकार या चुनाव आयोग को काफी यहां पे खर्चा वो करना पड़ेगा। और यहां पर एक और दूसरी बात है कि यहां पे ये जो ईवीएम मशीन है इसकी एक वैधता बताई गई है कानून के तहत। यहां पे एक ईवीएम मशीन को है अगले 15 साल तक काम में लिया जाएगा, उसके बाद नई ईवीएम मशीन है वो तैयार की जाएगी। तो हर 15 साल बाद में इस तरह से देख लो कितनी आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हर साल अपने को यहां पे 5 साल बाद में 30 लाख वोटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। तो यहां पे काफी खर्चा है सरकार का यहां पे होने वाला। इसके साथ साथ जब देश के अंदर यहां पे ये जो प्रणाली लागू की जाएगी तो देश के जो एक्ट हैं संविधान के अंदर, जैसे यहां पे एक तो एक्ट 83 है, 85 है, 172 है, 174 है, 356 है, इसमें काफी संशोधन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जो 83 वाला एक्ट है, अनुच्छेद है, इसके अंदर संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया जाता है कि कौन सी सदन का है या विधानसभा का है, कार्यकाल कितना होगा, तब वो कार्यकाल बीच में भंग होगा तो एक व्यवस्था वो फैलेगी, तो इसमें संशोधन होगा। 85 वाला जो अनुच्छेद है इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने के बारे में बताया गया है कि किस स्थिति में, किस सिचुएशन के अंदर है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगर कोई आपदा आ जाए, कोई विदेशी आपदा अपने देश के ऊपर आ जाए, तो कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में काफी यहां पे देश के संविधान या अनुच्छेदों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद जो अनुच्छेद 172 है, इसके अंदर यहां पे जो विधानमंडल की जो अवधि है उसके बारे में यहां पे बताया गया है। इसके साथ साथ यहां पे अनुच्छेद 174 है, यहां पे विधानसभा का जो विघटन करने की प्रोसेस बताई गई है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति जो शासन है उसके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं, जब भी अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू होगी तो इन प्रकार के अनुच्छेद के अंदर है देश की सरकार को या संसद को है परिवर्तन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जब इनमें संशोधन होगा तो ही अपने देश के अंदर है इस प्रकार की प्रणाली लागू हो सकती है। तो ये कुछ चुनौतियां। चलिए अब यहां पे बात करते हैं मुद्दे की, क्या देश के अंदर ये व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, एक जो शब्द होती है, एक जो व्यवस्था होती है, हमेशा उसके दो पहलू होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो ये तो आम आदमी की एक समझ है कि किस तरह से इस वे में वो सोच रहा है। वो सही के पक्ष में सोच रहा है तो वो अपनी सही राय देगा, गलत के पक्ष में सोच रहा है तो अपनी गलत है वो राय देगा। लेकिन मैं यहां पे मेरी राय बताऊं तो यहां पे देखिए, देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को भारत सरकार को लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे समय की बचत होगी और यहां पे पैसों की बचत होगी और देश के विकास की जो प्रगति है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। बाकी देखिए, मैंने यहां पे मेरी निजी जानकारी बताई है, निजी जानकारी क्या, मेरी निजी राय आपको मैंने बताई है। बाकी आप अपनी राय कमेंट
करके है मुझे बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी राय सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर आपको भी वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली से के बारे में सुझाव देना है कि देश में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया देश की सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए देश की सरकार के द्वारा यहां पे एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर 8 सदस्य, जिसके अंदर इसका जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है अपना। तो ये जो 8 सदस्यों की जो कमेटी है, ये कमेटी इस प्रणाली पर विचार विमर्श करेगी और आम जनता की पहले राय मांगेगी और उस राय पे विचार विमर्श किया जाएगा। अगर काम देश हित का होगा तो इस पर फैसला लिया जाएगा। तो आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो 3 तरीकों से आप अपनी राय दे सकते हैं। एक तो ऑफलाइन तरीके से बाय पोस्ट है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप यहाँ पे जो एड्रेस देख रहे हो, इस एड्रेस के ऊपर है, आप अपने बाय लेटर है वो जो भी राय है अपना एड्रेस पता लिख के भेज दीजिएगा कि इस प्रकार यह व्यवस्था अगर लागू होती है तो इस व्यवस्था के अंदर ये चीजें लागू होनी चाहिए, नहीं लागू होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका है मेल के जरिए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मेल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और तीसरा तरीका है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, आप ऑनलाइन भी अपनी प्रतिक्रिया है सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको वन नेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका जो लिंक है वो है one.gov.in, इस पर आप विजिट कीजिएगा। वेबसाइट के सबसे लास्ट पेज में आपको आना है, यहां पे आपको प्रतिक्रिया लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पे एक फोरम आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको अपने बारे में जानकारी देनी है और जो भी आपकी राय है, उचित राय है, निश्चित शब्दों में आपको लिखना है। अपनी राय लिखने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करोगे तो संबंधित कमेटी के पास है ये राय है वो चली जाएगी और इस कमेटी का नाम यहां पे दिया गया है HLC, यानी हाई लेवल कमेटी। तो ये हाई लेवल कमेटी है, इस पर अपना डिसीजन लेगी, देश की जनता से राय मांगेगी और जो भी अंतरिम फैसला होगा वो जनता के सामने वो रखेगी, उस पर विचार विमर्श होगा, फिर एक्ट बनेगा, फिर कानूनों में संशोधन होगा, देश के अनुच्छेदों में संशोधन होगा। कई प्रकार की एक लंबी प्रोसेस है। हालांकि कहने मात्र से देश के अंदर ये इलेक्शन प्रणाली है वो लागू नहीं होगी, इस पे देश की सरकार को काफी विचार विमर्श करना पड़ेगा ताकि आम जनता को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। खैर कोई बात नहीं, चलते चलते आपकी राय मैं जरूर मांगना चाहूंगा, क्या देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।